फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ था इंडिया में। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में और उसने 1947 तक वहाँ की गवर्नमेंट जो थी, वहाँ की जो सुप्रीम गवर्नमेंट है इंग्लैंड की, उसने उस कंपनी के थ्रू रूल किया था 1857 तक, जब तक कि सिपाही म्यूटनी नहीं हुई थी। तो इस वीडियो में और इस आने वाली 2 से 3 वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी ने जब से दीवानी राइट्स एक्वायर करे थे 1765 से और 1858 तक, तो कैसे उसने इस दौरान 1765 से लेके और 1857 तक हमारी कंट्री में रूल किया। जो एक हमारी पार्लियामेंट था, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो क्वीन के अंडर में था, उसने 4 एक्ट बनाए थे जो उसने कंपनी को दिए थे और कंपनी को बोला था कि जाइए आप इन एक्ट को इंडियन पीपल्स पे, इंडियन अपनी टेरिटरीज पे अप्लाई करिए और इसके थ्रू आप रूल वहां पे करिए। तो 1765 से लेके और 1857 तक 4 चार्टर एक्ट पास हुए थे। उसी में का पहले एक्ट के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं डिटेल्स में। तो आपको पता है कंपनी रूल जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट 1600 में हुआ था, लेकिन 1765 तक इट्स प्योरली अ ट्रेडिंग एंटिटी। 1765 से वो क्या बनी थी, एक टेरिटोरियल पावर बनी थी बाय एक्वायरिंग दिवानी राइट्स इन 3 टेरिटरीज, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। 1773 में और 1858 तक कैसे उन्होंने रूल किया, इसी कड़ी में हमारा पहला एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट्स ऑफ 1773। हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझेंगे, मतलब बारी बारी से, जैसे वो चारों एक्ट आए थे हम उनको बारी बारी से समझेंगे। तो पहला एक्ट आया था बच्चों, जो सुप्रीम पार्लियामेंट कहां से बन के आया था, इंग्लैंड से बन के आया था, फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया थ्रू कंपनी, जो कि अब एक टेरिटोरियल पावर थी इंडिया के अंदर। ओके, तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का ऑब्जेक्टिव था, ये ऑब्जेक्टिव लिखा है मैंने, टू स्ट्रेंथन कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स इन इंडिया। ये एक्ट बनाया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपना कंट्रोल स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करने के लिए, किस पे, कंपनीज के अफेयर्स, जो कंपनी का कामकाज है उसे इंडिया में, बाई रिक्वायरिंग, कैसे, उसने जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी से कहा कि आप रिपोर्ट करेंगे हमें अपने रिवेन्यू मैटर्स पे, अपने सिविल मैटर्स पे और अपने मिलिट्री मैटर्स पे। तो इस तरह से इस एक्ट के थ्रू ये डिमांड करी गई कंपनीज के डायरेक्टर से कि आप हमें रिपोर्ट करेंगे अपनी सारी वर्किंग पे, किस किस की, आपकी रिवेन्यू कलेक्शन कैसा है, आपका रिवेन्यू कैसे चल रहा है, आपकी सिविल पॉलिसीज क्या है वहां के लोगों के बारे में, और आपकी मिलिट्री मैटर्स आप कैसे हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था इसका ऑब्जेक्टिव, किस तरीके से ब्रिटिश की सुप्रीम पावर है, जो क्वीन है वहां की, उसका रूल डायरेक्ट हो जाए इंडिया में, स्ट्रेंथ कंपनी के ऊपर मजबूत हो जाए बाय दिस एक्ट। इस एक्ट की जो मेन पॉइंट है सेकंड, वो क्या है, ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस थी। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के नजरिए से भी देखा जाए तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी। क्यों? ड्यू टू इस एक्ट में पहली बार ये हुआ था, फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इस एक्ट के जरिए पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो वहां बैठी थी क्वीन की गवर्नमेंट, उसने कंपनीज के अफेयर जो इंडिया में चल रहे थे, कंपनी का कामकाज जो था इंडिया में, उसको कंट्रोल और रेगुलेट किया था बाय आस्किंग डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट ऑन दीज मैटर्स। ओके, सो इस नजरिए से सेकंड पॉइंट, इसकी दूसरे नजरिए से ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस दूसरे नजरिए से क्यों थी, फर्स्ट टाइम रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फीचर्स ऑफ द कंपनी। पहली बार इस एक्ट के जरिए ये पता लगा कि अब कंपनी जो है केवल ट्रेडिंग एक्टिविटी इंडिया में नहीं करेगी, उसकी क्या है, अब पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी हैं और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स भी अब कंपनी में ऐड हो गए हैं। और तीसरा, लेड फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया जो बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ था, ब्रिटिश के आने से पहले बहुत सारे प्रोविंसेस में बटा हुआ था, अब वो सेंट्रली एडमिनिस्टर होगा थ्रू दिस कंपनी, और सुप्रीम पावर किसकी रहेगी उसके ऊपर, ब्रिटिश पार्लियामेंट की। तो इस तरह से इन 3 चीजों की वजह से इस एक्ट की, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस भी थी इंडिया के अंदर। तो अभी तक हमने पढ़ा इस एक्ट के बारे में। पहला एक्ट है, 4 जो एक्ट आए थे इस कड़ी के, इस दौरान 4 एक्ट आए थे 1773 से 1858 के बीच में, उसका पहला एक्ट हम पढ़ रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ये तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, उसकी ये फीचर्स, सॉरी इसकी एडवांटेजेस हो गए, लो आप इसकी इंपॉर्टेंस कह लो क्यों थी, इन 3 वजह से इस एक्ट की इंपॉर्टेंस थी। और फीचर्स क्या थी, कि इस एक्ट की फीचर्स क्या थी, मेन
पहली फीचर थी इसकी, कंपनी सर्वेंट्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग प्राइवेट बिजनेस। पहले क्या होता था, जो कंपनी के एम्प्लॉयज थे इंडिया में, जो ब्रिटिश सिटीजन थे, वो प्राइवेट बिजनेस भी करते थे और कंपनी को वो ज्यादा नुकसान पहुंचाते थे, क्योंकि कंपनी पे तो कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, बट वो चार्टर लेके आए थे। तो ये कंपनी के बिजनेस के साथ साथ प्राइवेट बिजनेस भी करते थे, जिससे कि रेवेन्यू लॉस होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इस एक्ट के जरिए कंपनी सर्वेंट्स को प्रोहिबिट कर दिया गया, मना कर दिया गया कि आप बिल्कुल भी प्राइवेट बिजनेस इंडिया में नहीं करेंगे। सारा बिजनेस कौन करेगा? कंपनी के नाम पे होगा। दूसरी फीचर थी इस एक्ट की, इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की, गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे, जो एक उपाधि दी गई थी, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल रूल करते थे, अब गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उनकी उपाधि बढ़ा दी गई, नाम उनका क्या लगा दिया? उनके गवर्नर जनरल लगा दिया, मतलब जनरल नाम से अब मिलिट्री फोर्स भी इनके पास आ गई। ठीक है, पहले तो गवर्न करते थे, तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो क्या बन गए इस एक्ट के जरिए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और उनको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दिया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है बच्चों एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अप्लाई करवाती है। तो एक एग्जीक्यूटिव लेवल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल जिसको बोलते हैं। तो गवर्नर को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उनके साथ में एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी क्रिएट कर दी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें 4 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? जिसमें 4 मेंबर्स। तो अब जितनी भी वर्किंग होगी वो किसके जरिए होगी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उनके साथ में उनकी हेल्प कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो 4 मेंबर्स होंगे। आपको पता है कि आप यूपीएससी में 2 पार्टों में पढ़ते हैं, एक स्टैटिक और एक अपना करंट। ओके, जनरल नॉलेज भी आती है। तो जनरल नॉलेज के लिए मैं बताऊं, फर्स्ट गवर्नर जनरल जीजी, गवर्नर जनरल को मैंने शॉर्ट में बोला है जीजी, कौन थे इंडिया में? वॉरेन हास्टिंग्स थे। ओके, थर्ड फीचर थी इसकी, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी। ब्रिटिश लोगों ने स्टार्टिंग में 3 जगह अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। वो तीनों जो प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिश की, अब वो सबऑर्डिनेट मतलब अंडर में आ गई। किसके अंडर में आ गई? अब वो सिंगल अंडर में आ गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। मतलब जो पहले अलग अलग प्रेसिडेंसीज में अलग अलग रूल अप्लाई होते थे, अलग अलग लेजिस्लेटिव पावर्स थी, अलग अलग एग्जीक्यूटिव पावर्स थी, ओके, वहां के लोगों को गवर्न करने की। अब वो सिंगल किसके अंडर में आ गई? अब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी भी थी, किसके अंडर में आ गई? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो अब ये गवर्नर जनरल जो थे सुप्रीम हो गए इंडिया में फॉर गवर्नमेंट पर्पस के लिए। ठीक है, और लास्ट फीचर क्या थी इसकी, इस एक्ट के जरिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट बना एट कैलकाटा इन 1774। तो इस एक्ट के जरिए अंग्रेजों ने हमारी कंट्री को उसका सुप्रीम कोर्ट दिया, जो कैलकाटा में था, लेकिन वो अब तो दिल्ली में शिफ्ट हो गया है। अब तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है ना। सबसे पहले ही कहां बना था? 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना था कैलकाटा में। और किसके साथ बना था? विद 1 चीफ जस्टिस, एक चीफ जस्टिस था इसमें, और 3 अदर जजेस थे। तो बच्चों आपने देखा कि इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट के जरिए कंपनी के ऊपर अपनी पावर को स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया, कि उनसे मांगा गया कि आप अपनी रेवेन्यू डिटेल्स हमें दीजिए, आप हमें अपनी सिविल पावर्स बताइए, सिविल वर्किंग बताइए, और मिलिट्री मैटर्स आप हमारे साथ डिस्कस करिए। ये ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस थी इस एक्ट की, और ये उसकी कुछ 4 फीचर्स थी जो मैंने आपको शॉर्ट में करके लिख दी हैं। ये आपको एम लक्ष्मीकांत में ऐसे ही लिखी भी मिलेंगी, बट मेरी कोशिश है कि आपको इसे नोट्स की फॉर्म में कराऊं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसी कड़ी का अगला एक्ट। तब तक टाटा, बाय बाय।